Hello students, today I will teach you a very important topic which will basically come in UC NET examination, that is Phillips curve. I have already uploaded more than 150 videos which is related with class 11th, 12th, CBSE and ICSE in my YouTube channel. I 100% believe that those who are preparing for ICSE board class 12th, I have uploaded macroeconomics completely. I have uploaded macroeconomics completely. Many topics will be come in them. 100% topics will be come from in my YouTube channel, ICSE board. As far as CBSE board, I have already uploaded many topics which is related with macroeconomics in my YouTube channel. Now I am uploaded UC NET topics in my YouTube channel, and these NET topics that will become in those who are preparing for assistant professor in Uttarakhand Public Service Commission, Madhya Pradesh Public Service Commission, Bihar Public Service Commission. These topics are very important. और जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नेट निकालना है, जिन्हें कंपटीशन में प्रोफेसर बनना है और हाई लेवल में जिन्हें हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, ये उनको ये टॉपिक मालूम होना चाहिए कि ये कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से एग्जाम में आता है. तो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कराने जा रहा हूँ, वही मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं. तो आज उस श्रृंखला में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ क्या फिलिप्स कर्व होता है. फिलिप्स कर्व, तो देखिए फिलिप्स कर्व मैं समझाने जा रहा हूँ. PHILLIPS, फिलिप्स कर्व. ये टॉपिक कई बार मैंने यूसी नेट के एग्जाम में देखा है और हाई लेवल के एग्जाम में देखा कि फिलिप्स कर्व क्या चाह रहा है. PHILLIPS, फिलिप्स कर्व. तो देखिए प्रोफेसर फिलिप्स उसने क्या कहा है, उसने अर्ग करा है. प्रोफेसर फिलिप अर्ग डेट देयर वाज ए क्लोज लिंक बिटवीन there was a close link between the level of employment and the level of there is a close link between the level of employment and the wage rate उसने क्या कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट के बारे में उसने एक रिलेशन बताया है. तो उसने क्या कहा, देयर वाज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज. वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप between unemployment rate of unemployment. There is an inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of increase in money wage मनी वेज. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा उसने. कहा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज. और उसने ये भी कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो अगर हम बात करें मनी वेज का जो संबंध है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से है और इन्वर्सली जो रेट ऑफ मनी वेज जो है, रेट ऑफ मनी वेज है और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से. किससे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अनएम्प्लॉयमेंट. एक बार दोबारा समझ लीजिए, मनी वेज रेट का एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है और अनएम्प्लॉयमेंट से इन्वर्स रिलेशनशिप है. ये आपको ध्यान रखना है. अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मनी वेज भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो मनी वेज रेट भी कम होगा. बट अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप है. वेज रेट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. तो आइए इसको एक डायग्राम से करते हैं और आपको एक डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं.
देखिए इसको एक डायग्राम से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये फ्लिप्स कर्व में क्या कहा गया है इसे। तो देखिए यहाँ पे ओ एक्स और दिस इज वाई एंड दिस इज यू नो डैट दिस वी कैन से दिस इज नोन एज फ्लिप्स कर्व। फ्लिप कर्व इसे कहा गया है। और यहाँ पे इसे कहा गया है क्या, रेट ऑफ मनी वेज, और इसे कहा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ मनी वेज एंड इसे कहा गया रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रेट ऑफ मनी वेज, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे 3 लिख दें और हम यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे हम क्या कर दें 2 लिख दें और यहाँ पे 4, और ये देखिए यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, नामकरण कर दिया हमने, यहाँ कुछ भी कर दीजिए। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने लिखा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओ कर दीजिए, यहाँ पे पी कर दीजिए, यहाँ पे Q1 कर दीजिए, Q2 कर दीजिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट OQ2 था, जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, ये जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, देखिए जब 3% था तब वेज रेट कितना था, 2 था। व्हेन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, व्हेन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज OQ2, जब ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट OQ2 था तब क्या था, देन वेज रेट इज, देन आप ये समझ लीजिए यहाँ पे इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, PQ, देन वेज रेट इज OP। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, बेरोजगारी जब इतनी थी तो वेज रेट इतना था। और जब बेरोजगारी और कम हुई, when the rate of unemployment is, when rate of unemployment is OQ1, मतलब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जब बेरोजगारी और कम हो गई तो वेज रेट क्या हो गया, वेज रेट बढ़ गया। देन वेज रेट इज, यहाँ पे ये P मानेगा, इसे Q मानेगा, देन वेज रेट इज OQ, देन वेज रेट इज OQ। दोबारा समझ लीजिए, जब बेरोजगारी इतनी थी तब वेज रेट इतना था, जब बेरोजगारी कम हुई कितना हो गया, OQ1 हो गया। when the rate of unemployment is OQ1, जब इतना हो गया तो वेज रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपने देखा ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, फ्लिप्स करने क्या बोला है, इसे इन्वर्स रिलेशनशिप बोला है। और उसने ये कहा है कि क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट का कैसा इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और उसने ये बोला है कि जो इसका कर्व होता है फ्लिप्स कर्व का, वो कहता है इट इज कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। फ्लिप्स कर्व शेप, जो फ्लिप्स कर्व का शेप है वो कॉन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन है, कॉन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन है। जो फ्लिप्स कर्व का जो शेप है वो क्या, कॉन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन है। आपने देखा कि जब रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था तो वेज रेट कम था, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो वेज रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये फ्लिप्स कर्व ने अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट के बारे में बोला है। और एक बहुत अच्छी बात उसने ये बोली है, उसने ये कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसको मॉनेटरी और फिस्कल मेजर के द्वारा भी इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स के द्वारा भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लो फिस्कल, हमने फिस्कल स्टिमुलस इसमें कर दिया, फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या करा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी। यहाँ पे देखिएगा फिस्कल स्टिमुलस में हम यहाँ पे इसमें बताना चाह रहे हैं आपको, अगर हम फिस्कल स्टिमुलस करें, इसमें फिस्कल पॉलिसी का इसमें इस्तेमाल करें, और फिस्कल पॉलिसी में हम ये देखें कि अगर हमने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाया, मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की भी डिमांड बढ़ेगी, लेबर की भी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और अगर लेबर की डिमांड बढ़ेगी
तो वेज रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। वेज रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वेज रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बेरोजगारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के कारण, बेरोजगारी कम होने के कारण वेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेज 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 कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्राइस भी क्या बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बात बड़ी ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने क्या कहा, फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स की बात करी है। उसने ये कहा कि अगर हम मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब लेबर की डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या होगा, वेज रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ जाएगा। और जब वेज रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेरोजगारी कम होने से वेज कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये इसमें फ्लिप्स करने बोला किस तरीके से हम मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स के द्वारा इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसने जो है वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन बोला और कहा कि वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे बेरोजगारी कम होगी वैसे वैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो क्या होंगे, वेजेस बढ़ेंगे। बेरोजगारी कम हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, रोजगार मिला, रोजगार मिला तो वेजेस बढ़े। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, किस तरीके से फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। फिस्कल स्टिमुलस के द्वारा मनी सप्लाई हम बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसके कारण वेज रेट भी बढ़ेंगे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। और वेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आज मैंने फ्लिप्स कर समझाया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, जिनकी एज छोटी है, उन्होंने पीएचडी कर दिया, 30-32 साल में पीएचडी कर दी और वो तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी से लग जाए, मेरा वीडियो देखना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में समय चले जाए, आपकी एज ज़्यादा हो जाए और आप कंपटीशन के लायक ना रहे। तो जिन लोगों ने पीएचडी कर लिया, जिन्होंने नेट कर लिया है, वो ये सारे वीडियोस देखें और कंपटीशन की तैयारी करें। मेरा 100% उम्मीद है जो बच्चे वीडियोस देखेंगे वो यूजी नेट में क्वालिफाई होंगे। थैंक्स डॉक्टर विभावना।